हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी सतीश चंद्रा की बुक से प्राचीन भारत की सीरीज चल रही थी, उसका चैप्टर नंबर 13। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 तक देख चुके थे। लगभग 15-20 दिन हो गए थे तो इस चैप्टर पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी क्योंकि यूपीपीसीएस का फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, भर दिया होगा आप लोगों ने। और जब शायद 12 जून को यूपीपीसीएस का पेपर है, उससे पहले मैं आपको तीनों बुक करा दूंगा और अब आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको विद इन 2 डेज़ वीडियो मिलती रहेगी और ये हम ख़त्म कर देंगे इस महीने के एंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, एक बात और बतानी भूल गया, जैसे ही ये मतलब सीरीज कंप्लीट होगी तो मैंने आपको जो इन तीनों बुक हैं, जो सतीश चंद्रा की बुक है और जो ये करा रहा हूँ रामशरण शर्मा की बुक, और इसके बाद जो बिपिन चंद्रा की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, इन तीनों की बुक से मिलाकर मैंने लगभग 700 प्लस क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एमसीक्यू फॉर्म में। तो वो सीरीज भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। उस पर बैक एंड में वर्क चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो तैयार हो रहे हैं क्वेश्चन, और जैसे ही वो तैयार हो जाएगी ना, एकदम 700 प्लस क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखते हैं आर्यों का विस्तार। उत्तर वैदिक काल का इतिहास। ठीक है फ्रेंड, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल देख रहे हैं हम यहाँ, और उत्तर वैदिक काल का मुख्य इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। आगे देखते हैं वैदिक सूक्तों में। वैदिक सूक्तों या मंत्रों में संग्रह को संहिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेदिक संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया है। ठीक फ्रेंड्स, गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया है, और इस संकलन को सामवेद संहिता पड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, और इस संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा है। ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त 2 अन्य संकलन तैयार किए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो गायन कला का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो वो सामवेद से हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में बना है तो याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 2 संकलन और भी तैयार किए हुए हैं, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं। यजुर्वेद में केवल ऋचाएँ ही नहीं, ठीक फ्रेंड्स, यजुर्वेद में केवल ऋचाएँ ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। ठीक फ्रेंड, जो ये 2 ऋचाएँ थी ना, एक यजुर्वेद और दूसरा अथर्ववेद, तो इनकी बात हो रही है। तो यजुर्वेद में बेऋचाएँ ही नहीं और उन्हें गाते समय जो अनुष्ठान प्रयोग किए जाते हैं ना, वो भी दिए गए हैं। अब देखेंगे अथर्ववेद को। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्यथि विधियों, ठीक फ्रेंड, व्याधियों के निवारण के लिए, ठीक फ्रेंड, अथर्ववेद की बात हो रही है। इसमें विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तंत्र मंत्र जादू टोना किस में आधारित है, बलि प्रथा वगैरह, तो ये अथर्ववेद में है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया ना। अब देखेंगे यहाँ से वो वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित हैं और उन अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक व्याख्या की गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ। ये उत्तर वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित हैं। इनमें वैदिक जो अनुष्ठान वगैरह होंगे उस टाइम की उनकी विधियों के बारे में बताया गया है, और इन अनुष्ठानों में सामाजिक धार्मिक व्याख्या की गई है। ठीक फ्रेंड, जो वैदिक विधियाँ थी ना, इनमें सामाजिक और धार्मिक
व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, समाज के बारे में बताया गया है और धार्मिक पूजा पाठ के वगैरह में बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और ये जो उत्तर वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे ना, ये 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर गंगा के मैदान में लिखे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आप बस चौहान सर के साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल डिटेल में ले जाऊंगा मैं हिस्ट्री के। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देखिए, दो प्रमुख कबीले। ठीक है फ्रेंड्स, दो प्रमुख कबीले भरत और कुरु। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, दो प्रमुख कबीले होंगे, एक का नाम भरत होगा, दूसरे का पुरु। और ये जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये दोनों मिलकर कुरु कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इन्होंने क्या किया था मिलके। आरंभ में वे लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आरंभ में सरस्वती और दुसादती नदी के किनारे बसे। ठीक है फ्रेंड्स, इन कबीलों की बात हो रही है। जो भरत और क्या कहते हैं पुरु था ना, ये मिलके कुरु कहलाए। और आरंभ में ये दोनों सरस्वती और दुसादती नदियों के किनारे बसे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन दोनों नदियों के किनारे बसे हुए थे आरंभ में। ठीक है फ्रेंड्स, शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये कुरु थे ना, इन्होंने दिल्ली के ऊपर और दोआब के ऊपरी भाग पर कब्जा कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे यहाँ से। ये इन्होंने लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई लाइन ऊपर नीचे हैं तो इसलिए मैंने पेंसिल का यूज किया है, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ सेंटेंस को अट्रैक्टिव और एकदम सिंपल वे में बनाने के लिए। इन्होंने पंचालों से भी मिलकर। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने पंचालों से भी मिलकर, ये मिल लिखा हुआ है, कर मैंने पेंसिल से लिखा है। इन्होंने पंचालों से भी मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, दोआब के ऊपरी और मध्य भागों पर सत्ता, ये ठीक है फ्रेंड्स, ये पर के ऊपर सत्ता लिखा हुआ है मैंने। दोआब के ऊपरी और मध्य भागों पर सत्ता फैलाई। ठीक फ्रेंड्स, सत्ता फैलाई ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना, सत्ता फैलाई, समझ गए होंगे। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में पड़ता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ क्या कैसे लाइन सही होगी। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये पेंसिल से लिखा हुआ है, 1 नंबर पहली लाइन ये है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कुरुकुल का इतिहास। ठीक फ्रेंड, कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध को लेकर मशहूर हुआ। कुरुकुल का इतिहास, जो इनका युद्ध वगैरह हुआ था ना कौरव पांडवों का, उसकी बात हो रही है, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन तक युद्ध चला था, उसकी बात हो रही है। कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध को लेकर मशहूर हुआ। ठीक फ्रेंड्स, अब ये तीसरी लाइन है, लेकिन इससे पहले हमें दूसरी लाइन पढ़नी है। ये पहली थी, दूसरी लाइन यहाँ लिखी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अब युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध की बात हो रही है। भारत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन यहाँ है, उसके बाद ये तीसरी लाइन आएगी। ये थोड़ी लाइन ऊपर नीचे है इस बुक में। ठीक फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए मार्क कर दिया है। देखते हैं दूसरी लाइन यहाँ से है ना, भारत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से यहाँ तक लाइन खत्म होगी। अब तीसरी लाइन यहाँ से है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात काव्य महाकाव्य है। ठीक फ्रेंड्स, जो युद्ध हुआ था ना भारत युद्ध, ये कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, इसी पर महाभारत बनाया गया है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। ठीक फ्रेंड्स, तीनों लाइन समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। तभी कह रहा हूँ फ्रेंड्स, बुक में पढ़ना आसान नहीं है। आप बुक खरीद लाओगे, लेकिन जब तक आपको एक अच्छा गाइडेंस है, आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग ऐसे ही बुक के चक्कर में घूमते रहोगे, पढ़ लोगे, लेकिन जो मेन निचोड़ है ना चैप्टर का, वो कोई अच्छा मास्टर ही, अच्छा टीचर ही आपको दे सकता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था। जो आज का बरेली है ना, आज के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये यूपी के ज़िले हैं तीनों। ठीक फ्रेंड्स, आज के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों में पंचाल राज फैला हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, ये फैला था, मैंने हिंदी में नहीं पेंसिल से लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पंचाल राज फैला था। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा फैला था, अब देखिए। ठीक फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट लाइन है, फैला था और दार्शनिक राजाओं और तत्व ज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ब्राह्मण और राजा और ज्ञानी वगैरह होंगे, तो इसीलिए ये पंचाल राज विख्यात था। जो करंट की लोकेशन बताई गई है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पंचाल राज फैला था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते, ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर
पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। ठीक फ्रेंड्स, जो ये उत्तर वैदिक काल का अंत हो गया था ना, 600 ईसा पूर्व अंत आते आते जो ये लोग थे ना, ये पूरब की ओर उत्तरी पूर्व में कौशल, ये कौशल यूपी में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये उत्तरी बिहार में विदेह के क्षेत्र में फैलने लगे थे, यानी बसने लग गए होंगे। यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा हुआ है, तथापि वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक फ्रेंड्स, जो ये कौशल है यहाँ से राम कथा से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वैदिक साहित्यों में ना राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स इनके चित्रित धूसर मृतबांड। ठीक फ्रेंड्स, लोह अवस्था संस्कृति और वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात और मैं बता दूं, इससे पहले कि ये सीरीज तो चली रही है साथ साथ में हिस्ट्री की, लेकिन इससे अदर भी मैंने बहुत सारी ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दी हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसमें पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे विश्व की जनजातियाँ, विश्व के घास के मैदान, विश्व के रेगिस्तान, झीलें, विश्व की जनजातियाँ, ठीक फ्रेंड, विश्व की जल संधियाँ, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सब मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप वो भी देखते रहिए। ज्योग्राफी की एक अलग से भी टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 के नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उनका भी लाभ उठाते रहिए। हर टेस्ट सीरीज में मैं आपको मोस्ट 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने लगभग 12 टेस्ट अपलोड कर दिए, 1200 क्वेश्चन, तो आप उनको भी देखते रहिए। और बाकी मैं एक वीडियो जैसे कि बता चुका हूँ, 750 प्लस क्वेश्चन थे, 700 प्लस क्वेश्चन इन तीनों बुक से लेकर आऊँगा आपके लिए। उस पर अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनको क्या कुछ करते थे ये। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, जो आज भी मिलता है। उसी समय पाकिस्तान के कंधार क्षेत्र में, ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा, उसी समय पाकिस्तान के कंधार क्षेत्र में कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई में मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में लिखा हुआ है, बताया गया है कि लोहा 1000 ईसा पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, जो आज भी मिलता है। और पाकिस्तान के जो कंधार क्षेत्र है ना, उसमें खुदाई वगैरह, कब्रों की खुदाई में भी भारी औजार मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ऐसे औजार बलूचिस्तान में भी मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। लोहे, ठीक फ्रेंड, लोहे का प्रयोग, ये देखो यहाँ लिखा है ना, लोहे का प्रयोग। ठीक फ्रेंड, लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर होने लगा था। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग होने लगा था, कब? 800 ईसा पूर्व। अब देखते हैं आगे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को, ये लोहे का, ठीक फ्रेंड, लोहे की बात हो रही है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्याम और आयस कहा जाता था। ठीक फ्रेंड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे का पुराना नाम क्या है, तो श्याम। ठीक फ्रेंड्स, श्याम, और कई बार ऑप्शन में श्याम नहीं होता तो आयस, तो इसको याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, जो मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जो बता रहा हूँ 700 क्वेश्चन प्लस है उसमें सारे यही क्वेश्चन इसी बुक से पिक किए हुए हैं, तीनों बुक से। ठीक फ्रेंड्स, सब कुछ आपको मिलेगा डिटेल में। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का पुराना नाम था श्याम, और कई बार ऑप्शन में ये रख देता आयस, तो इन दोनों को याद रखना कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, यद्यपि लोहे के कृषि के औजार बहुत कम मिलते थे। ठीक फ्रेंड्स, लोहे के औजार कृषि वगैरह में कम यूज होते थे, क्योंकि हल वगैरह होता था वो लकड़ी का होता था। आगे देखते हैं, ये देखो लिखा है ना, क्योंकि जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम लोहे वगैरह का इतना ज्ञान नहीं होगा, तो लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, ये एक नोट लिखा है, जहाँ ये ब्रैकेट आ जाए ना, समझ लेना वो नोट है। ठीक फ्रेंड्स, सतपर ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा विवरण है। ठीक फ्रेंड्स, सतपर ब्राह्मण है, उसमें हल का काफ़ी पूरा लंबा चौड़ा विवरण दिया हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल के लोग, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज है ये। वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते ही रहे। ठीक फ्रेंड्स, वो जौ तो उपजाते ही थे। इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल बन गई। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जौ तो कर ही रहे थे, साथ में 2 फसलें और भी करने लग गए, चावल और गेहूं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, जो वैदिक लोगों को चावल का परिचय दोआब क्षेत्र में हुआ होगा। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम ब्रही है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया, ये चावल का पर्यायवाची लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, चावल का पर्यायवाची है ब्रही, और वैदिक ग्रंथों में इसका नाम भी ब्रही कहा जाता हुआ चावल को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चावल का अवशेष हस्तिनापुर। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, चावल का अवशेष हस्तिनापुर
और ठीक फ्रेंड्स, चावल का अवशेष हस्तिनापुर, और ये पेंसिल से लिखा है मैंने, और एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा में भी मिला है। ठीक फ्रेंड्स, ये एटा भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, एटा मैनपुरी अलीगढ़ की तरफ पड़ता होगा। ठीक फ्रेंड्स, चावल का अवशेष हस्तिनापुर ये मेरठ में, और एटा जिले में अतरंजी खेड़ा में भी मिला है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी तरफ से लाइन ऐड की हुई है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इस चावल की बात हो रही है जो एटा वगैरह में मिला है ना, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। बहुत ही छोटी राइटिंग में लिखा है, बट मैं हिंदी में बोल दिया हूँ 2-3 बार, आप याद कर लेना। जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे चलते हैं। 1500 ईसा पूर्व के पहले, ठीक फ्रेंड, 1500 ईसा पूर्व के पहले तांबे का बहुत सारे औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। ठीक फ्रेंड, 1500 ईसा पूर्व से पहले जो तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे मिले हैं ना, जखीरे माने जत्था, यानी कि जो बहुत सारा हथियार, एकदम जत्थे का जत्था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ के लोग क्या करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। बुनाई, बुनाई केवल स्त्रियां, क्या कहते हैं, बुनाई केवल स्त्रियां करती थी। ठीक फ्रेंड्स, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। जो बुनाई है ना, ये बुनाई कताई का काम ये स्त्रियां करती होंगी। यह काम बड़े पैमाने पर होता था। चमड़े, मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों पर भारी प्रगति हुई। ठीक फ्रेंड्स, इनके काल की बात बताई जा रही है। इस काल में मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों की भारी प्रगति हुई, और साथ में था चमड़ा भी। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृतभांड से परिचित थे। ठीक फ्रेंड्स, ये मृतभांड बर्तन वगैरह की बात हो रही है इनकी। ये 4 तरीके बर्तन वगैरह बनाते होंगे। आगे देखते हैं कौन कौन से थे। काला और लाल मृतभांड, ठीक फ्रेंड्स, काली पॉलिस्टर मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड, और लाल मृतभांड। ठीक फ्रेंड्स, ये इनके बर्तनों की बात वगैरह होती होगी जो ये बनाते होंगे। आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हैं। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। ठीक फ्रेंड्स, जो खेती वगैरह करना सीख गए होंगे, और काम धंधा विविध शिल्पों, जो मतलब अपने हाथ का काम सीख लिया होगा, जो हम पीछे पढ़ के आए, तो उसके बदौलत ना जो ये वैदिक उत्तर वैदिक काल के लोग अभी इधर उधर घूमने की बजाय एक परमानेंट जगह पर रहने के लिए समर्थ हो गए। ठीक फ्रेंड्स, कोई गाँव वगैरह में बस गए होंगे, मतलब अभी ना जो खाना बदोश की ज़िंदगी होती है ना, आज यहाँ खा लिया कल वहाँ खा लिया, मतलब घूमने फिरने वाली, तो ये स्टे करना सीख गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलने तो स्टे करना सीख गए होंगे। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पेंसिल से बहुत दूर लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन ये लाइन यहीं से शुरू हो रही है, तो मैं इस लाइन के सामने ही लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के यहाँ लिखा हुआ के लोग, ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये आज भी कई देहातों में जो मिट्टी के कच्चे घर होते हैं ना, उनके आगे छप्पर वगैरह पड़ा होता है, जो छप्पर के जो सहारा देने के लिए वो लकड़ी के खंभे टिके होते हैं ना, तो उस तरीके के घरों की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देहात वगैरह साइड में आज भी कई जगह पे मिल जाते हैं। छप्पर को सहारा देने के लिए वो लकड़ी के खंभे लगा देते हैं ना, और मिट्टी के घरों के ऊपर जो छप्पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप, समझदार तो हो ही बचपन से ही। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द तो आया है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक ग्रंथ में ना नगर शब्द तो आया, पर उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में, ठीक फ्रेंड्स, तो नगर शब्द तो प्रयोग हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में नगरों का मंद आभास ही पाया है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब उत्तर वैदिक काल में ना नगर शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन थोड़े ही बहुत नगर मिले हुए हैं, उसका मंद आभास पाया हुआ, मतलब मंद माने बहुत ही कम। ठीक फ्रेंड्स, हस्तिनापुर ये मेरठ में पड़ता है, और कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी तो वैदिक काल के अंत में महज गर्भावस्था वाले नगर थे। ठीक फ्रेंड्स, वही बताया गया जो मैंने ऊपर बताया ना, अभी बिल्कुल मतलब मंद, बिल्कुल थोड़े बहुत नगर पाए गए होंगे, तो वही बात यहाँ बताई कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो वैदिक काल में अंत में महज गर्भावस्था वाले घर पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इन्हें आद्य नगरीय स्थल ही कहा जा सकता है। मतलब आद्य नगरीय मतलब समझिए यहाँ पर जो मतलब थोड़े बहुत विकसित होंगे, बाकी मतलब जिंदगी बाकी नगर नहीं लगता होगा, बाकी ग्रामीण टाइप ही होंगे, इसलिए अर्ध विकसित कह लो, यानी आद्य नगरीय मतलब थोड़ा ग्रामीण और थोड़ा शहरी वाला कॉम्बिनेशन होगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा देहाती और थोड़ा शहरी वाला कॉम्बिनेशन को मतलब आद्य नगरीय कहा गया है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे चलते हैं।
ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं, नगर वगैरह देख लिए, अब देखेंगे इनकी राजनीतिक संगठन कैसा था। तो चलते हैं, अब यहाँ से है अब राजकीय प्रभुसत्ता। अब राजकीय प्रभुत्व का वर्चस्व का नामो निशान नहीं रहा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें बताया गया कि अब जो राजकीय प्रभुत्व का वर्चस्व का नामो निशान नहीं रहा। सभा और समिति तो रही, पर उनका रंग ढंग बदल गया। ठीक फ्रेंड्स, जो सभा समिति वगैरह गांव में होती थी वो तो थी, लेकिन उनका अब रंग ढंग बदल गया, क्योंकि अब थोड़े बहुत शहरी बाबू बन गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, अर्ध विकसित थे ना अभी भी, मतलब आधे शहरी थे और आधे ग्रामीण थे। तो वही बात बताई गई, सभा और समिति तो थी, पर उनका रंग ढंग बदल गया था या बदलने लगा था। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब सभा में स्त्रियां का प्रवेश निषिद्ध हो गया और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्रबल हो गया। ठीक फ्रेंड्स, स्त्रियां वगैरह अभी भी सभा में भाग लेना बंद हो गया होगा, निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन कुलीनों और ब्राह्मणों का प्रबल हो गया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनका वर्चस्व और भी बढ़ गया होगा। आगे देखते हैं, राज्यों का आकार वृद्धि से मुखिया। ठीक फ्रेंड्स, जैसे जैसे राज्य बढ़ता गया होगा। ठीक फ्रेंड्स, राज्यों के आकार में वृद्धि से मुखिया तथा राजा अधिकाधिक शक्तिशाली बन गए। ठीक फ्रेंड्स, जैसे जैसे राज्य विकसित हुआ वैसे वैसे इनकी शक्ति भी विकसित होती गई। ठीक फ्रेंड्स, सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से पारदेशिक होती गई। ठीक फ्रेंड्स, सत्ता धीरे धीरे जनजाति थी ना, तो धीरे धीरे पारदेशिक होती गई, मतलब समझदार होते गए होंगे, शहरों की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया होगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कल्चर बदल गया होगा उनका, जो जनजाति थे ना, तो वो धीरे धीरे पारदेशिक होते गए। आगे देखते हैं, आरंभ में हर प्रदेश का नाम। ठीक फ्रेंड्स, शुरू में हर प्रदेश का नाम वहाँ पर बसने वाले कबीलों के नाम से प्रसिद्ध होता था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जैसे कोई कबीला पहले से रह रहा है, तो मतलब उस देश का या उस प्रदेश का नाम उस कबीले पे ही रख देते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई गई है। आगे चलते हैं, राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, पहले पहले इसी समय मिलने लगा। ठीक फ्रेंड्स, जो राष्ट्र शब्द वगैरह सबसे पहले यूज इन्होंने किया होगा उत्तर वैदिक काल के लोगों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा अपना अधिकार बना लिया। ठीक फ्रेंड्स, राजा ने भेंट प्राप्त करने को अपना अधिकार बना लिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को मतलब अपना अधिकार बना लिया। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से उससे राजा के पद को आनुवंशिक बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये सारी फैसिलिटी लेने के लिए ना, उसने जो अपना पद था ना, जो अपनी पोस्ट थी, उसको आनुवंशिक बना दिया। आनुवंशिक मतलब राजा मर गया तो राजा के बाद उसका पुत्र बैठेगा, फिर उसके पुत्र के बाद उसका पुत्र बैठेगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, जो भेंट वगैरह मिलती थी उससे अच्छा लाभ वगैरह होता होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसी तौर पर उसने अपने पद की सुविधाओं को कायम रखने के लिए जो राजा की पोस्ट थी उसको आनुवंशिक बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देखते हैं भाई, राजा आनुवंशिक तो हो गया, अब ये कुछ करता भी होगा जनता के लिए कि नहीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, क्रमकांड के विद्वानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, कर्मकांड के विद्वानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। राजा राजसूय ठीक फ्रेंड्स, राजा राजसूय यज्ञ करता था। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस यज्ञ में क्या होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति हासिल हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, ये राजा यज्ञ करता होगा जनता के सामने, तो जनता को दिखाने के लिए यह समझा जाता कि राजा को भाई, हाँ भाई, शक्ति मिल गई है, दिव्य शक्ति मिल गई है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, वह अश्वमेध यज्ञ भी करता था। अश्वमेध यज्ञ करता था। ठीक फ्रेंड्स, अब ये जो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था ना, ये जिस जिस क्षेत्र में जहाँ से इसका घोड़ा गुजरता था, अश्वमेध वाला बिना रुके अगर जिस भी क्षेत्र में जो गुजरता था, तो ये समझा जाता है कि ये सारे क्षेत्र उस राजा के हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, वह अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था बेरोग, ठीक फ्रेंड्स, बेरोग गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। ठीक फ्रेंड्स, मैंने बता दिया आपको, जहाँ जहाँ से ये घोड़ा गुजरता था, अगर इसको कोई रोक लेता था तो समझ लो वो उसकी सामत आ गई, मतलब राजा का वही दुश्मन हो जाता था। और मतलब बेरोग ये अगर ये घोड़ा कोई नहीं रोकता था, जिन जिन क्षेत्रों में जाता था, तो वो सारे क्षेत्र राजा के हो जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। वह अब आगे देखते हैं, वह वाजपेयी यज्ञ भी करता था। ठीक फ्रेंड्स,
वाजपेयी यज्ञ का मतलब रथ दौड़ से होता था। ठीक फ्रेंड्स, वह वाजपेयी यज्ञ भी करता था जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये घुड़सवारी या घुड़दौड़ कराता होगा रथों के साथ, तो राजा का रथ सबसे आगे होता था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि भाई राजा तो राजा है, आगे नहीं हुआ तो फिर सामत आ जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नजराना। ठीक फ्रेंड्स, ये नजराना जो अभी पीछे पढ़ के आए ना, भेंट, भेंट नजराना या तोहफा या इंग्लिश में कहें तो गिफ्ट। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात हो रही है। नजराना, नजराना ये इसके लिखा हुआ है इनके, इसका हमें सिर्फ लास्ट लास्ट लेना के, नजराना के संग्रहण, संग्रहण माने इकट्ठा करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, नजराना के संग्रहण और संचालन के लिए एक उत्तराधिकारी होता था जो संग्रहित कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे बर्ड जो ये संग्रहित लिखा हुआ है ना, ये क्या करता था, ये जो नजराना वगैरह इकट्ठा करता था और उसका संचालन करता था, बांटता वगैरह होगा, तो वो काम था संग्रहित का। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बहुत बार मिलान करने के लिए पूछे गए हैं, तो याद रखना है इस वर्ड को। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ऊपर वाला पैरा। आगे देखते हैं, वैदिक, वैदिक काल में, वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक फ्रेंड्स, वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। अब आगे देखेंगे इनका सामाजिक संगठन कैसा था। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक संगठन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल का जो समाज था ना, वो 4 पार्टों में डिवाइड था, ऐसे कह सकते हैं हम। ब्राह्मण था। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय। ठीक फ्रेंड्स, वैश्य और शूद्र। ठीक फ्रेंड्स, ये चारों हो गए जो ऊपर लिखा है ना, 4 वर्णों में विभक्त था। एक ब्राह्मण था, या राजन्य या क्षत्रिय। ठीक फ्रेंड्स, वैश्य और शूद्र चारों हो गए ना। अब देखते हैं ये क्या कार्य करते थे। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के ही पुरोहित थे। ठीक फ्रेंड्स, आरंभ में जो 16 प्रकार के पुरोहित वगैरह होंगे, इनकी कैटेगरी बताइएगी। 16 प्रकार की कैटेगरी में जो ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण एक ही प्रकार के पुरोहित थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहितों वर्गों को दबाकर स्वयं प्रमुख बन गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये ब्राह्मण वगैरह होंगे, इन्होंने धीरे धीरे अपने जो इनके पुरोहित वगैरह होंगे उनको दबाकर, उनका खून चूस कर धीरे धीरे यही पूरा सेंटर में आ गए, प्रमुख बन गए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैश्य। ठीक फ्रेंड्स, अब वैश्यों की बात हो रही है। वैश्य सामान्य जन के कोटि में ही रखे गए। ठीक फ्रेंड्स, वैश्य हो गए, वैश्य सामान्य जन की कोटि में ही रखे गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वैश्य सामान्य जन की कोटि में ही रखे गए, मतलब इनकी कैटेगरी चेंज नहीं हुई होगी, इनको सेम लेवल पर रखा गया होगा और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया। ठीक फ्रेंड्स, इनको उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कि कृषि और पशुपालन आदि। ठीक फ्रेंड्स, कृषि और पशुपालन का काम ये देखते होंगे कौन, वैश्य। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ठीक फ्रेंड्स, यही टैक्स वगैरह देते होंगे, राजस्व चुकाते थे, लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में वैश्य ही केवल राजस्व चुकाते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले कर पर ही जीते थे। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, ये ब्राह्मण वगैरह जो क्षत्रिय थे ना, ये जो वैश्यों से जो भी टैक्स वगैरह या कर वगैरह लेते थे ना, तो उसी पे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, यानी कि उन्हीं पे अपनी लाइफ जीते थे। आगे देखते हैं यहाँ से ऊपर के। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर के 3 वर्णों की समानता विशेषता यह थी कि वे ऐसे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ऊपर के 3 वर्ण थे ना, वर्ण थे, तो उनकी बात बताई जा रही है, जो ऊपर के 3 वर्णों के समान विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ठीक फ्रेंड्स, अब वे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वे आर्थिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण करते थे। ठीक फ्रेंड्स, वे आर्थिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण अनुष्ठान कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा मार्क नहीं किया था मैंने पेंसिल से। ठीक फ्रेंड्स, वे आर्थिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। चौथा वर्ण था ना, ये चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जो 3 वर्ण थे वो तो मतलब उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, लेकिन जो चौथा वर्ण था ना, ये उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था। ठीक फ्रेंड्स, वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था, और यहीं से उपनयन का अभाव, शुद्धता
कि दास्ता का धोतक बन गया। ठीक फ्रेंड, ये उनकी बात हो रही है शूद्र वगैरह की, जो गायत्री मंत्र वगैरह मतलब पढ़ना उनको पढ़ने नहीं दिया जाता होगा। ठीक फ्रेंड, या सुनने वगैरह नहीं दिया जाता, उसकी बात बताई जा रही है। वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था और ना ही उपनयन का अभाव शूद्र की दास्ता का धोतक बन गया। ठीक ठीक फ्रेंड, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि वेदों का मंत्रों का उच्चारण यानी गायत्री मंत्र का उच्चारण वगैरह करना शूद्रों को अनुमति थी कि नहीं थी, तो उसमें शूद्रों को कोई अनुमति नहीं थी वेदों का मंत्रों का उच्चारण करने की। ठीक फ्रेंड्स, बस ये सुन सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं शूद्रों के बारे में क्या बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक फ्रेंड, ऐत्रेय ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ में। ठीक फ्रेंड, ऐत्रेय ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ में शूद्रों को एक अन्य वर्ण, ठीक है फ्रेंड, शूद्रों को एक अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है। ठीक फ्रेंड, जो ये शूद्र वगैरह थे ना सबसे नीची कास्ट के, तो उनको अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है। वह दूसरों की इच्छा से काम करने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, वह दूसरों की इच्छा से काम करने वाला है और मार खाने वाला बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब शूद्रों की इतनी बुरी हालत बताई गई है किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक फ्रेंड्स, क्या क्या बताया गया है, वह जो दूसरे वर्ग थे ना ऊपर के, उनकी सेवा करने वाला है, उनकी इच्छा से काम करने वाला है और उनकी मार खाने वाला है। ठीक फ्रेंड, मार खाने वाला बताया गया है। देख लो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शिल्पियों में। ठीक फ्रेंड्स, अब जो कारीगर वगैरह होंगे ना उनकी बात हो रही है। शिल्पियों में रथकार। ठीक फ्रेंड्स, शिल्पियों में रथकार का स्थान ऊंचा था। ठीक फ्रेंड्स, और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। ठीक फ्रेंड्स, शिल्पियों में जो शिल्पी वगैरह ये होते हैं ना, बढ़ई वगैरह जो काम करके जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, जो कारपेंटर बोले जाते हैं, उनका स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। ये इस यज्ञोपवीत को देख लो फ्रेंड्स। इस यज्ञोपवीत का मतलब होता है जो यज्ञ वगैरह करके जो वो बांधा जाता है ना, वो जो हाथ पे ताबी वो धागा बांधा जाता है, जिसे क्या कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो जो ये जनेऊ वगैरह धागा बांधा जाता था ना, कुछ लोग जनेऊ डालते थे यज्ञ करने के बाद, और कुछ लोग जो अपने हिंदू धर्म में वो धागा बांधते हैं ना यज्ञ पे, हाथ पे कलाई में, जो कलावा बोलते हैं, अब याद आया, जो कलावा बोलते हैं, जिसे कई जगह पे मौली भी बोल दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, वो उसकी बात हो रही है और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। ठीक फ्रेंड्स, यज्ञोपवीत का मतलब जो हिंदू देवी देवताओं में वो एक जो कलावा होता है हाथ पे बांधते पूजा पाठ करते समय, उसकी बात बताई जा रही है। और कुछ लोग थे तो वो जो जनेऊ वगैरह होता है ना, जो पंडित वगैरह लोग डालते थे शरीर के अंदर, ये अंदर पड़ा होता है, उसकी बात बताई जा रही है। उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। ठीक फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, जो हाथ में बांधते हैं ना कलावा, अब मुझे याद आया, फिलहाल अभी मैंने बांधा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसकी बात बताई जा रही थी। आगे चलते हैं। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। ठीक फ्रेंड्स, जो राज परिवार था ना उसमें ज्येष्ठाधिकार का प्रबलन होता गया। ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े पुत्र का प्रबलन होता गया। ठीक फ्रेंड्स, वो बात बताई जा रही है। जैसे मान लो कोई राजा है तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र है उसके बाद उसको प्रेफरेंस दी जाएगी राजा की गद्दी की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। ठीक फ्रेंड्स, स्त्रियां पुरुषों के नीचे मतलब सबसे ऊपर राजा, राजा के ऊपर फिर उसका लड़का, फिर आदमियों के नीचे स्त्रियां थी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा बताया जा रहा है। स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लग गया होगा क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के अधीन थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रस्तावित हुई। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। ठीक फ्रेंड्स, गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है जो ऊपर बताई गई ना, ज्येष्ठाधिकार वगैरह। तो गोष्ठ का यहाँ मतलब ये क्या कहते हैं, गोत्र का मतलब समझ लीजिए। गोत्र का मतलब होता है जाति से या कास्ट से। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह पूछ लेते तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो कास्ट वगैरह पूछते हैं ऐसा बोल के। ठीक फ्रेंड्स, तो उसी की बात बताई जा रही है। गोत्र का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक फ्रेंड्स, वही मैंने ऊपर आपको बता दिया है। जो मतलब आपकी कास्ट कुछ भी हो, जैसे मैं चौहान हूँ तो मैं अपना गोत्र चौहान बताऊंगा तो चौहान का पूरा जो समुदाय पूरा परिवार है ना, तो उस पूरे जो हमारे पूरे परिवार में जितने चौहान होंगे वो सारे एक ही कुल के होंगे। तो वही बात बताई जा रही है। बाद में एक ही मूल पुरुष के से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक फ्रेंड्स,
मतलब जो मेरे दादाजी वगैरह होंगे तो उन वो सब भी काउंट हो गए पूरे कुल में। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। ठीक फ्रेंड्स, फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी, जो कि आज भी है। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो कोई है, कोई पंडित जी है, शर्मा जी हैं, तो वो अलग कास्ट में अपनी लड़की की शादी करेंगे। मान लो कोई और है तो वो किसी और डिफरेंट कास्ट में होती है ना। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, वैद्योत्तर काल में ग्रंथों से हमें वैद्योत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो वैद्योत्तर काल था ना, इसमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो 4 आश्रम देख लेते हैं। ब्रह्मचार्य, ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्मचार्य या छात्रावास, ठीक फ्रेंड्स, छात्र व्यवस्था, गर्भास्थ या गृह व्यवस्था, वानप्रस्थ यानी वन व्यवस्था, संन्यास या सांसारिक जीवन से परित होकर रहने की अवस्था। ठीक फ्रेंड्स, ये चारों आश्रम देख लिए हमने। अब आगे देखते हैं देवता, अनुष्ठान और दर्शन। ठीक फ्रेंड्स, अब इस काल में देवता वगैरह कौन थे और क्या कुछ चेंजेस आए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण ब्राह्मणों के अभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये वीडियो नहीं आई थी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, चोट वगैरह लग गई है, तो दवाई खा खा के मुंह का टेस्ट ऐसा हुआ पड़ा है कि बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, मुंह का टेस्ट दवाई खा खा के इतना बुरा हुआ पड़ा है, कुछ भी खा लो अच्छा ही नहीं लगता। तो उसी वजह से बोल रहा हूँ बस वीडियो प्रिपेयर करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो किसी को थोड़ी इरिटेशन हो आवाज़ से तो थोड़ी स्लो करके देख ले। अगर किसी को फिर भी स्लो लग रही हो तो थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करके देख ले और स्पीड बढ़ा ले यूट्यूब से अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं देवताओं में। ठीक फ्रेंड्स, देवताओं में अब इंद्र और अग्नि प्रमुख नहीं रहे। उनकी जगह उत्तर वैदिक देवमंडल के सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। ठीक फ्रेंड्स, जो ये इंद्र वगैरह थे ना, ये मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ, ये ऋग्वैदिक काल के बगल बहुत ही अच्छे सॉलिड देवता थे। तब जो उत्तर वैदिक काल आया तो इनकी जगह अब कोई और देवता आ गया, वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, देवताओं में अब इंद्र और अग्नि प्रमुख नहीं रहे। इनकी जगह उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजित के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गौंड देवताओं। ठीक फ्रेंड्स, ये देवताओं लिखा हुआ है, पेंसिल से मैंने ओ लिखा है साइड में। ठीक फ्रेंड्स, गौंड देवताओं ने, ठीक फ्रेंड्स, ये ने लिखा हुआ है नीचे। गौंड देवताओं ने पशुओं के देवता रुद्र के, ठीक फ्रेंड्स, गौंड देवताओं ने पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्वता पाई। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इम्पोर्टेंस पाई। गौंड देवताओं ने पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई, यानी कि उसे ज़्यादा वैल्यू मिली होगी इस काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के अर्ध खानाबदोशी जीवन को छोड़ स्थायी रूप में बस गए थे। ठीक फ्रेंड्स, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि इस काल के जो लोग थे ना, जो खानाबदोश थे, इधर उधर जो घूमते फिरते रहते थे, कहीं आज रात यहाँ गुजार ली तो सुबह वहाँ चले गए। ठीक फ्रेंड्स, तो अब ये घूमना फिरना छोड़ के एक स्थान जगह पर, मतलब एक परमानेंट रेजिडेंस स्थान पर रहने लगे होंगे। कहने का मतलब है आज के टाइम इन्होंने अपना डोमिसाइल बनवा लिया होगा जहाँ भी रह रहे होंगे ये। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बात बताई कि ऋग्वैदिक काल के अर्ध खानाबदोशी जीवन को छोड़ स्थायी रूप में बस गए थे। ठीक फ्रेंड्स, अब ये लाइन है ना विष्णु वाली, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक फ्रेंड्स, विष्णु को अपना पालक और रक्षा करने वाले मानने लगे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये लोग बस गए थे ना, यही लोगों की बात हो रही है। एक सेकंड फ्रेंड। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से मार्क कर दिया मैंने, यहाँ छूट गया था कुछ, ये यहाँ। वे लोग विष्णु को अपना पालक और रक्षा करने वाले मानने लगे। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता की पूजा होती थी? विष्णु देवता की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना,
700+ क्वेश्चन की सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, देखना आप। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ का कुछ आभास मिलने लगा था। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में मतलब मूर्ति पूजा वगैरह हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई होगी, वही बात बताई जा रही है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ कुछ आभास मिलने लगा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पूषण। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है पूषण, जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। ठीक फ्रेंड्स, पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला देवता था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पशुओं का देवता कौन था, तो पूषण था। तो ये पशुओं का देवता, ठीक है, पशुओं का देवता माना जाता था और शूद्रों का देवता हो गया। ठीक फ्रेंड्स, हालांकि ऋग्वैदिक काल हालांकि ऋग्वैदिक युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैंने पिक किया हुआ है उसी टेस्ट सीरीज में, देखना आप भी। क्वेश्चन ये है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो पशुपालन करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सार्वजनिक यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था, मतलब जो यज्ञ वगैरह होता था ना, वो तो राजा सबके साथ मतलब पूरी अपनी जनता के साथ करता था। लेकिन जो निजी यज्ञ थे ना, जो प्राइवेट यज्ञ थे ना, प्राइवेट यज्ञ, निजी यज्ञ, ठीक फ्रेंड्स, प्राइवेट तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, निजी यज्ञ व्यक्ति अपने घरों में करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो मतलब सार्वजनिक पूजा थी ना, वो राजा पूरी जनता के साथ करता था। लेकिन जो निजी यज्ञ था ना, मतलब पूरा प्राइवेट यज्ञ जो अपने घर वालों के साथ करते हैं, वो अपने घरों में होता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो यज्ञ होता था ना, तो मतलब यज्ञ जो भी हो, देवी के लिए हो या देवताओं के लिए, तो उसे खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। अतिथि। अतिथि माने मेहमान। मेहमानों को गोगन्य कहलाते थे। ठीक फ्रेंड, जो मेहमान आते वगैरह होंगे तो उनको गोगन्य कहा जाता था, क्योंकि वे गाय का मांस खिलाया जाता था उनको। ठीक फ्रेंड, क्योंकि उन्हें गाय का मांस खिलाया जाता था। आगे देखते हैं। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक काल में यज्ञ करने वाले को क्या कहते थे, तो यजमान कहा जाता था। यज्ञ का फल। ठीक फ्रेंड, यज्ञ का फल यज्ञों के मंत्रों के उच्चारण उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करता था। ठीक फ्रेंड, ये कितनी कितनी लिखा हुआ है, लेकिन कितनी नहीं लेना। उच्चारण के बाद जो ये की है ना, कितनी का की, ये लेना है। यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करता था। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। जो यज्ञ का फल था ना, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, तो आपने अगर बेस्ट स्टडी की है ना, तो कहते हैं ना आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक फ्रेंड, अगर आपने डीप में जाके स्टडी की है, पूरी दिन रात दबा के पढ़ाई की है, तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा, सब कहते हैं ना। तो यह बात बताई जा रही है कि यज्ञ का फल है ना, अगर आपने यज्ञ पूरा सच्चे मन से मतलब किया है ना, तो सच्चे मन से जो यज्ञ किया है ना, तो उसका फल कैसे मिलता था, जो यज्ञ में जो मंत्र थे ना, जो उनके उच्चारण की शुद्धता पर। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो आप यज्ञ कर रहे हो और आपके मन में चल रहा है कि मेरा पड़ोसी मर जाए और सब कुछ मुझे मिल जाए, तो फिर यज्ञ यज्ञ का फल थोड़ी मिलेगा, क्योंकि आपके मन में तो द्वंद्व चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताइए कि यज्ञ का फल यज्ञों के मंत्रों का उच्चारण उच्चारण कितनी शुद्धता पर निर्भर करता था। ठीक फ्रेंड्स, कि मंत्र कितने शुद्ध से, कितने उच्चारण से, कितनी मतलब शांति से बोले गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे आप। मैं कुछ ज़्यादा ही डीप चला जाता हूँ फ्रेंड, और ख़ासकर मैं एग्जांपल भी अपने ऊपर और आप लोगों के ऊपर ले लेता हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, समझाने के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यज्ञ की दक्षिणा में सामान्य गाय और दासियाँ, सोना, कपड़ा और घोड़े ही दिए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, यज्ञ में ना भूमि वगैरह नहीं मिलती थी। ये कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, और वो जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एग्जामिनर यज्ञ में ना दक्षिणा में भूमि जरूर डालता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत कराना होता है। तो लेकिन यहाँ भूमि नहीं दी जाती, जो हम पीछे चैप्टर पढ़ के आए उनमें भी यज्ञ की दक्षिणा में ना गाय और दासियाँ, ठीक फ्रेंड, दासियाँ वही काम करने वाली वगैरह, यज्ञ में दक्षिणा में गाय और दासियाँ, सोना, कपड़ा और घोड़े दिए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, वो एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पुट करता है और उसमें ये भूमि का ऑप्शन जरूर देता है कि यज्ञ की दक्षिणा में क्या दिया जाता था, या फिर क्वेश्चन ऐसे बनता कि उत्तर वैदिक काल में दक्षिणा में क्या दिया जाता था, तो वो भूमि जरूर देता है ऑप्शन में, क्योंकि उसे क्वेश्चन गलत करवाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको डिटेल में कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं। ये लास्ट की 2-3 लाइनें हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों का प्रभुत्व का विरोध। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के जो अंतिम दौर था ना, उन्हें पुरोहितों के प्रभुत्व के विरोध तथा यज्ञ और
कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया पंचालों और विदेहों के राज्य में हुई। ठीक फ्रेंड्स, जो ये यज्ञ वगैरह होते थे और जो ये कर्मकांड वगैरह होते थे तो इनकी प्रतिक्रिया और इनका विरोध किन्होंने किया? पंचालों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर, आज का चैप्टर नंबर आई थिंक 13वां था ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और आने वाला चैप्टर होगा बौद्ध ग्रंथ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, आने वाला चैप्टर हमारा ये है बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म। ठीक फ्रेंड्स, ये आई थिंक कल तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा 14वें चैप्टर की, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी, और हो सकता है कि मैं एक दिन में आपको 2 वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँ प्राचीन भारत के। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देख लो मेरी हालत, मेरा पैर एकदम डैमेज हुआ पड़ा है एक्सीडेंट में, तो उसकी वजह से भी मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा काफ़ी टाइम रेस्ट हो गया और UPPCS का फॉर्म भी आ गया है, तो जब तक एग्ज़ाम होगा ना 12 तारीख तक, उससे पहले मैं दोनों बुक कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास मैंने जो सतीश चंद्रा की बुक है उससे ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और सतीश चंद्रा के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। बाकी बची हमारी 2 बुक, तो दोनों बुक मैं आपको करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक फ्रेंड्स, एकदम डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और आप इन्जॉय कर रहे होंगे जो आंसर के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसकी वीडियो आई थिंक कल 11-12 बजे तक मैं बना दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। बाय बाय एंड गुड नाइट।